तो इस प्रकार से पूरे देश को अडानी और अंबानी के कब्जे में, पूंजीपतियों के कब्जे में देने का कार्यक्रम चल रहा है। बहुत बड़ी साजिश देश के अंदर चल रही है, लेकिन हम इस साजिश को क्यों नहीं समझ पा रहे हैं? क्योंकि हमको बताया जाता है, अरे पिछड़े वर्ग के लोगों इकट्ठा हो जाओ, देश पर मुसलमान कब्जा करने वाले हैं, सारे हिंदू इकट्ठा हो जाओ। हमको क्या बताया जाता है? सारे हिंदू इकट्ठा हो जाओ, नहीं तो देश पर मुसलमानों का कब्जा हो जाएगा। मुसलमानों का कब्जा देश पर है। जब कांग्रेस जाती है तो बीजेपी आती है, बीजेपी जाती है तो कांग्रेस आती है, उसमें एक भी मुसलमानों की पार्टी है? कांग्रेस ने सबसे ज्यादा हमारा सत्यानाश किया, क्योंकि सबसे ज्यादा राज किया कांग्रेस, ब्राह्मणों की पार्टी। कांग्रेस ने कालेलकर कमीशन नहीं लागू होने दिया, कांग्रेस मंडल कमीशन ठीक से नहीं लागू होने दिया, कांग्रेस मंडल कमीशन के विरोध में जीवन भर थी। कांग्रेस ब्राह्मणों की पार्टी। जब कांग्रेस भगाओ मामला चलता है, दूसरी हमारा सत्यानाश करने वाली भाजपा पार्टी आ जाती है। मतलब एक ब्राह्मण की पार्टी को भगाते हो तो दूसरे ब्राह्मण की पार्टी तैयार बैठी है, दूसरे ब्राह्मण की पार्टी को भगाते हो तो पहले ब्राह्मण की पार्टी आ जाती है। मतलब विधायिका पर उनका कब्जा है, ब्राह्मणों का कब्जा है। कार्यपालिका पर जब शरद यादव जी राज्यसभा में सांसद थे तो उन्होंने पूछा कि कौन कौन से कितने लोग नौकरियों में हैं, तो भारत सरकार के कार्मिक मंत्रालय ने लिख कर दिया 80%, 79.2%, मतलब लगभग 80% क्लास 1 क्लास 2 की नौकरियों पर ब्राह्मण और ऊंची जाति के लोगों का कब्जा है। मतलब वहां भी मुसलमानों का कब्जा नहीं। जहां से कानून बनता वहां पर मुसलमानों का कब्जा नहीं, जहां से कानून पर अमल होता है वहां पर मुसलमानों का कब्जा नहीं। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में अगर आप चले जाओ, वहां सारे के सारे ब्राह्मण हैं, क्योंकि बाबू और चपरासी बनने के लिए परीक्षा है, लेकिन हाई कोर्ट में जज बनने के लिए परीक्षा ही नहीं है। परीक्षा नहीं है तो ब्राह्मण ही जजों की नियुक्ति करते हैं, तो अपने भाई भतीजों की नियुक्ति करके पूरी न्यायपालिका को ब्राह्मणों से भर दिया है, उस पर ब्राह्मणों का कब्जा है। अखबार टीवी चैनल जितने हैं 99% देख लो किसके हैं, उन्हीं के हैं। तो सारे तंत्र पर ब्राह्मणों ने कब्जा कर लिया, लेकिन ब्राह्मणों को डर लगता है कहीं इन लोगों को पता न चल जाए कि ब्राह्मणों का देश पर कब्जा हो गया, इसलिए वो हमें डर दिखाते रहते हैं, अरे इकट्ठा हो जाओ नहीं तो मुसलमानों का देश पर कब्जा हो जाएगा। सच्चर कमीशन ने रिपोर्ट दिया, सच्चर कोई मुसलमान नहीं थे, उन्होंने रिपोर्ट दी। क्या रिपोर्ट दिया? मुसलमानों की हालत अनुसूचित जाति से भी खराब हो गई। मुसलमानों की हालत अनुसूचित जाति से खराब है, इसका मतलब मुसलमानों के पास कुछ बचा नहीं है, और जिसके पास कुछ बचा नहीं है उससे हमको लड़ाया जाता है ताकि इनको भी कुछ ना मिले। अरे ये मोबाइल आपको चाहिए तो हमसे लड़ोगे तब ना मिलेगी, अब इनके पास है नहीं, इनसे लड़ोगे तो कहां से ये मोबाइल मिलेगी? अगर इस देश की विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, मीडिया पर ब्राह्मणों ने कब्जा किया, लड़ोगे मुसलमानों के खिलाफ तो तुमको कहां से मिलेगी? लेकिन हमारे लोगों को तो जाति का नशा है, फिर हिंदू का नशा है, धर्म का नशा है, और धर्म के नाम पर हमारे लोगों को बेवकूफ बनाया जाता है। रामनाथ कोविंद को मंदिर में नहीं घुसने दिया, और जब चंदा लेना हुआ तो रामनाथ कोविंद बहुत बढ़िया वाले हिंदू हो गए, सबसे पहले चंदा रामनाथ कोविंद से लेना शुरू किया। लेकिन जब मंदिर में घुसने का समय था, राष्ट्रपति थे, इसके बावजूद भी ब्राह्मणों ने मंदिर में रामनाथ कोविंद जी को घुसने नहीं दिया। विनय कटियार, कल्याण सिंह, उमा भारती, परवीर तोगड़िया ने मंडल कमीशन की लड़ाई नहीं लड़ी, लेकिन मंदिर बनाने की लड़ाई लड़ी। मंदिर का ट्रस्ट बनाया नरेंद्र मोदी ने, एक भी पिछड़े वर्ग के आदमी को नहीं रखा। हम लोग तो पहले ही कह रहे थे, पिछड़ो तो मंदिर की लड़ाई लड़ रहे हो, मंदिर बन जाएगा तो घंटा बजाने के लिए भी तुमको नौकरी नहीं मिलने वाली है। वही हो गया, एक भी पिछड़े वर्ग के आदमी को ट्रस्ट में नहीं रखा गया। तो पिछड़े वर्ग का इस्तेमाल करो और इन्हीं का सत्यानाश करो, इन्हीं के समर्थन से। ये जो ब्राह्मणों की नीति है, इस नीति को समझने की जरूरत है। आज किसान दिल्ली में डेरा डाले हुए हैं, लेकिन सरकार सुन नहीं रही। क्यों नहीं सुन रही पता है? क्योंकि जब लोगों ने जगाना शुरू किया, जगदेव बाबू ने चुनौती दिया बिहार में, 100 में 90 शोषित हैं, 90 भाग हमारा है, धन धरती और राजपाट में 90 भाग हमारा है, दोस्तों ने ललकारा है 90 भाग हमारा है। यूपी में मान्यवर काशीराम जी ने चुनौती दिया, जिसकी इतनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, वोट हमारा राज तुम्हारा, नहीं चलेगा नहीं चलेगा। जब ये पिछड़े वर्ग के लोगों ने, शेड्यूल कास्ट के लोगों ने ब्राह्मणों को चुनौती देना शुरू किया कि संख्या हमारी ज्यादा है, राज तुम्हारा कैसे चलेगा, नहीं चलने देंगे, तो ब्राह्मणों ने ईवीएम मशीन लाया। आज आप वोट किसी को डालते हो, वोट किसी को जाता है।
वोट किसी को डालते हो, वोट किसी को जाता है। किसानों की बात नहीं सुनी जा रही है, हमारी जनगणना नहीं हो रही है, हमको संख्या के अनुपात में आरक्षण नहीं मिल रहा है, तो उनको लगता है चिल्ला रहे हैं, चिल्लाने दो, इनका कौन सा वोट लेना है। हमको तो मशीन वोट दे रही है, मशीन से वोट ले लेंगे, इनका वोट थोड़े ही चाहिए। टीवी से कहेंगे नहीं मोदी ही जीत रहे हैं, टीवी वाले बोलेंगे मोदी जीत रहे, हमारा आदमी सुनेगा बोलेगा मोदी जीत रहे, और ईवीएम उसको वोट दे देगी, मामला खत्म हो गया। तो आज संकट और ज्यादा बढ़ गया है। बढ़ इसलिए गया है आपके वोटों की चोरी पहले होती थी, लेकिन पहले बूथ कैप्चरिंग होती थी, जानकारी हो जाती थी, चोरी हो गई। लेकिन आप बूथ कैप्चरिंग करने की जरूरत नहीं है, आपको जिसको मर्जी उसको वोट दो, ईवीएम में वो सेट कर लेंगे किसको जीतना है किसको हारना है, और जीता हरा देंगे। तो ये जो स्थिति है, ये स्थिति और ज्यादा भयानक हो गई है। इसलिए अगर हम अपनी समस्याओं का समाधान करना चाहते हैं तो पहले तो हम सभी लोगों को जागृत होना पड़ेगा। जागृत होने के लिए जो जागृत हो गए हैं उनकी जिम्मेदारी और दूसरे लोगों को जगाए। जैसे आप में से बहुत सारे लोग कह रहे थे कोई सुन नहीं रहा है, कोई कर नहीं रहा, तो नहीं सुनता है। क्यों? पागल आदमी को कभी देखा है सड़क पे टहलते हुए? देखा है ना, कपड़े फाड़ने वाले। उसको कह के देखो तुम पागल हो, मानेगा पागल हूं? तो कहता है मैं प्रधानमंत्री हूं देश का, तुम मुझे पागल कह रहे हो। एक बार पंडित जवाहरलाल नेहरू जी एक पागल खाने का निरीक्षण करने के लिए गए, वो प्रधानमंत्री थे। जो पागल खाने का इंचार्ज था उसने पंडित जवाहरलाल नेहरू को कहा कि आपको पागलों से मिलाते हैं। तो पागलों से नेहरू जी का परिचय कराया कि ये देश के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी हैं। तो उसमें से एक पागल ने जवाब दिया, पागल खाने के इंचार्ज को एक पागल ने जवाब दिया, यहां आने वाला हर व्यक्ति ही अपने को प्रधानमंत्री बोलता है। पागल खाने के इंचार्ज ने परिचय कराया कि नेहरू जी है, देश के प्रधानमंत्री हैं। तो एक पागल ने जवाब दिया कि यहां आने वाला हर व्यक्ति ही अपने को प्रधानमंत्री बोलता है। तो कहने का मतलब यह है कि आप पागल को पागल कहो तो मानने के लिए तैयार नहीं है। समस्या पागल की नहीं है, समस्या जो ठीक है उसकी है कि इस पागल को ठीक कैसे करें। समस्या डॉक्टर की है, मरीज की कौन सी समस्या है भाई? मरीज तो मरीज है ही, समस्या डॉक्टर की है कि मरीज को ठीक कैसे करें। जो पागल, आप उसको पागल कहोगे तो आपको झापड़ झोपड़ लगाएगा, लेकिन उसी पागल को जबरदस्ती पकड़ के ले जाओ डॉक्टर के पास में और डॉक्टर को कहो डॉक्टर साहब ये पागल है, डॉक्टर को भी झापड़ झोपड़ मार सकता है, लेकिन जब उसका इलाज हो जाएगा, वो ठीक हो जाएगा, तो आपको ही हाथ जोड़ेगा कि आपकी वजह से हम ठीक हो गए, नहीं तो हम पागल थे। तब मान लेगा कि हम पागल थे। तो हमारे लोगों को भी ब्राह्मणों ने मानसिक रूप से बीमार बना दिया है, पागल ही बना दिया है एक तरीके से। तो उनका इलाज करने की हम लोगों की जिम्मेदारी है। अगर सब लोग जागृत होते, सब लोग जानकार होते, तो ना हमारा काम था ना आपका काम था। लोग संगठित होकर के अपना हक अधिकार ले लेते। तो जागृत नहीं है, उनको जागृत करने की जरूरत है, संगठित करने की जरूरत है। संगठित करके देश में बहुत बड़ा जन आंदोलन खड़ा करने की जरूरत है। केवल इलेक्शन से अब काम चलने वाला नहीं है, क्योंकि ईवीएम आ गया है। ईवीएम हटाने की भी लड़ाई लड़ना पड़ेगा, अपने हक अधिकारों की भी लड़ाई लड़ना पड़ेगा। और इसके लिए केवल दिल्ली बंद करने से काम नहीं चलेगा, पूरे भारत को बंद करना पड़ेगा। और आने वाले समय में हम लोग तैयारी कर रहे हैं, कम से कम 1 लाख सेंटर पर पूरे भारत को बंद करेंगे। और अगर इससे बात नहीं बनी तो अनिश्चित काल के लिए भी भारत को बंद करेंगे, जब तक हमारी समस्याओं का समाधान नहीं होता। उस मकसद को लेकर के ये परिवर्तन यात्रा चल रही है। आप सभी लोगों ने इस परिवर्तन यात्रा का स्वागत किया, समर्थन किया, इसके लिए हम आपके आभारी हैं। संख्या हमारी ज्यादा है, एक ही फार्मूला हमारे लिए पर्याप्त है। संख्या हमारी ज्यादा है, लोकतंत्र में लाठी डंडे की कोई लड़ाई नहीं है। संख्या हमारी ज्यादा है, हम अपने लोगों को अपने फेवर में खड़े कर ले, इतनी ही लड़ाई। हमारे लोग हमारे दुश्मनों के फेवर में है, यही हमारी समस्या है। हम अपने लोगों को अपने पीछे खड़ा कर ले, अपने साथ खड़ा कर ले, यही हमारा समाधान है। तो इसके लिए हम लोगों को गांव-गांव चौपाल लगाना पड़ेगा, मीटिंग लगाना पड़ेगा, लोगों को समझाना पड़ेगा। ये कठिन है मगर असंभव नहीं है। बहुत सारे हमारे महापुरुषों ने किया,
लोग उनके साथ खड़े हुए और बहुत परिवर्तन हुआ। अगर परिवर्तन नहीं हुआ होता तो आज जैसे मैं बोल रहा हूँ, जैसे आप सुन रहे हैं, ये नहीं होता। अगर इतना परिवर्तन हुआ तो आगे जितना हम करना चाहते हैं वो भी होगा, निश्चित रूप से होगा, मगर कोशिश करने की जरूरत है, प्रयास करने की जरूरत है। आप लोग इस लड़ाई को मजबूत करेंगे और जो हमारी बातें हैं ये बातें आप लोगों तक पहुंचाने का काम करेंगे, लोगों को जागृत और संगठित करके आंदोलन और संगठन को मजबूत करेंगे। इसी आशा विश्वास के साथ आपने मुझे सुना, इसके लिए आभार, धन्यवाद, जय हिंद।